हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब इसमें हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ मैटर, या इसको लिख सकते हैं द्रव्य। पदार्थ हम चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे ये डस्टर है, ये क्या है? पदार्थ। ये मार्कर, ये क्या है? पदार्थ। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ जो है उनकी यदि परिभाषा दें तो पदार्थ जो है उनका एक निश्चित आकार होता है, वो स्थान घेरते हैं। उसके बाद में यह हम लिख सकते हैं उनका एक निश्चित आयतन होता है, उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। तो यानी पदार्थ वे हैं जिनका आकार होता है, स्थान घेरते हैं, निश्चित द्रव्यमान होता है। वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। प्राचीन समय में पदार्थ की मानव ने प्रकृति में व्याप्त पंच तत्व से तुलना की। पंच तत्व जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश व जल, ये सभी मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, उसमें हमें कुछ विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। उसके बाद में पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद में ये जो गुण हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। उसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। जैसे एक हमने बीकर लिया, ठीक है। उस बीकर के अंदर जल है, वो भर दिया। लगभग 100 ml जल उसके अंदर डाल दिया। ऊपर से हमने 1 चम्मच चीनी या नमक, 1 चम्मच चीनी या नमक उसके अंदर डाल दिया। फिर इस चम्मच से इस चीनी को जल के अंदर घोलते हैं। इस चम्मच से चीनी को जल के अंदर घोलते हैं तो ये जो चीनी है वो जल के अंदर धीरे धीरे घुलने लगती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो चीनी है वो पूर्णतया जल के अंदर घुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा जो प्रयोग है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। इसके लिए देखो एक प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में 100 ml जल डाल लिया, ठीक। और 1 चम्मच KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा इस बीकर में डालते हैं, और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो KMnO4
या जो लाल दवा है वो धीरे धीरे इस जल के अंदर घुल जाती है। उसके पश्चात एक दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने 90 ml जल लिया, 90 ml जल लिया और इस 100 ml में से 10 ml विलयन निकाला और इस 90 ml जल में मिला दिया। तो विलयन का जो रंग है वो रंगीन रहता है। इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो कई बार दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो KMnO4 का जो विलयन है वो धीरे धीरे इस जल के जो कण हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर आसानी से घुल जाता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो पदार्थ होते हैं और उन पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर अगला इसके अंदर आता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, जैसे हमने बर्फ़ ली, ठीक है, उस बर्फ़ को हम क्या किया, गर्म करते गए। तो बर्फ़ को जैसे ही गर्म करते हैं तो बर्फ़ धीरे धीरे द्रव अवस्था में अर्थात जल में परिवर्तित होने लगती है। तो जल में परिवर्तित होगी तो बर्फ़ के कणों को जैसे ही ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील कण होंगे तो उनको ऊर्जा मिलते ही वो गति करने लगेंगे और गति करते ही जो बर्फ़ है वो द्रव अवस्था जल में परिवर्तित होने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण है वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इस प्रकार हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो फिर से देखना इसमें कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने पढ़ा कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। चौथा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि निरंतर गतिशील होते हैं, उसमें हमें एक दो बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए देखना, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने गर्म किया तो वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। अर्थात बर्फ़ के जो कण हैं उनको ऊर्जा मिलने पर वो कण क्या होने लगते हैं, गतिशील होने लगते हैं। और गतिशील होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, विसरण। विसरण विसरण क्या होता है, दो पदार्थों का स्वतः या अपने आप आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे एक अगरबत्ती है, उसको हम किसी कोने में जला देते हैं, अगरबत्ती को किसी कोने में जला देते हैं तो अगरबत्ती क्या होगी, अगरबत्ती की जो गंध है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। ये घटना किसके कारण होती है, ये घटना विसरण के कारण संभव होती है। ये घटना किसके कारण संभव होती है, विसरण के कारण संभव होती है। तो इस प्रकार हम पदार्थों के भौतिक स्वरूप या जो पदार्थों के गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पदार्थों की अवस्थाएं। अगला जो है उसका नाम है पदार्थों की अवस्थाएं।
अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः हमें पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। उसके बाद में द्रव, लिक्विड, और अगली अवस्था है उसका नाम है गैस। लेकिन वर्तमान में हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। एक होती है प्लाज्मा, और अगली जो अवस्था है उसका नाम है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस प्रकार पदार्थ की सामान्यतः 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस, जैसे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे ये मार्कर है, पत्थर का टुकड़ा है, मेज है, ठीक है। ये सभी किस अवस्था में हैं? ठोस अवस्था में। मार्कर, पत्थर, मेज है, ये सभी किस अवस्था में हैं? ठोस अवस्था में। अब हम पढ़ते हैं ठोसों के गुणधर्म, यानी इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार। ठोसों का आकार वो क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। अगला आयतन। ठोसों का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। अगला इसमें है वो होता है घनत्व। ठोसों का घनत्व जो होता है वो सामान्यतः उच्च होता है, यानी अधिक होता है। ठोसों का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण जो ठोस होते हैं वो द्रव में आसानी से डूब जाते हैं। अगला जो पॉइंट हमें देखना है वो है संपीड्यता। संपीड्यता, ठोसों में जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है। ठोसों में संपीड्यता नगण्य होती है या बहुत कम होती है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है अंतराअणुक बल। अंतराअणुक बल, ठोस जो होते हैं, जैसे बर्फ जो है, अब बर्फ के जो कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण जो ठोस होते हैं उनमें अंतराअणुक का मतलब अणुओं के मध्य, या जो अणु के मध्य जो परमाणु है उन परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को अंतराअणुक बल कहते हैं। उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद में अगला जो आता है इसमें विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों का आपस में घुलना या मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और जो ठोस होते हैं उसमें विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठोसों में विसरण की दर बहुत कम होती है। तो ये हमने पढ़ा ठोसों के गुण और उनके कुछ उदाहरण। अगली जो अवस्था हम पढ़ते हैं उसका नाम है द्रव अवस्था। अगली जो अवस्था है वो है द्रव। लिक्विड, जैसे हम जल, जैसे मिट्टी का तेल है, उसके बाद में जैसे केरोसिन, फिर जैसे और खाने का जो तेल है, खाने का तेल,
ये सभी क्या हैं, द्रव्य के उदाहरण। अब द्रव्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें आकार। द्रव्य जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित। यानी द्रव्य है, उसको यदि किसी भी पात्र में डाल दे तो वह उस पात्र के अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब द्रव्य जो है उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसके बाद में आता है आयतन। द्रव्य जो होता है उनका आयतन, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित, द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है। फिर आता है घनत्व। घनत्व जो होता है वो द्रव्य का जो घनत्व है वो गैसों से अधिक, गैसों से अधिक तथा ठोसों से कम होता है। गैसों से अधिक तथा ठोसों से कम होता है। उसके बाद में आती है संपीड्यता। जो द्रव होते हैं उनमें संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। संपीड्यता कम होती है। उसके बाद में अगला जो गुण आता है वो आता है अंतराअणुक बल। अंतराअणुक जो बल होता है वो जो ठोस होते हैं, ठोसों की अपेक्षा द्रव्य का अंतराअणुक बल, ठोसों की अपेक्षा द्रव्य का अंतराअणुक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। यानी कम होता है। अगला आता है अंतराअणुक बल। तो अंतराअणुक बल, जो गैसों का अंतराअणुक बल होता है वो ठोसों से कम, ठोसों से कम तथा गैसों से अधिक होता है। ठोसों से कम तथा गैसों से अधिक होता है। और अगला इसकी जो विशेषता आती है वो आती है विसरण। विसरण जो होता है किसमें, द्रव जो होते हैं उनमें जो विसरण है वो गैसों से कम, यानी विसरण की दर, द्रव में विसरण की दर गैसों से कम तथा जो ठोस होते हैं उनसे क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार ये जो द्रव्य की विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम द्रव्य के गुण वो जान सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था, अब देखना गैस अवस्था में कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे जलवाष्प, ठीक। उसके बाद में जैसे ऑक्सीजन ले ली, हमने ले ली कार्बन डाई ऑक्साइड। जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में। अब देखना जो गैसीय अवस्था है उनमें कौन कौन से गुण होते हैं जिनके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं। सबसे पहले आता है गैसों का आकार। गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता है ना। अगला आता है आयतन। आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। अगला आता है घनत्व। जो गैस होती है उनका घनत्व अत्यधिक होता है, गैसों का घनत्व अधिक होता है। उसके बाद में आती है संपीड्यता। संपीड्यता, गैसों में जो संपीड्यता का मान होता है, गैसों में संपीड्यता अत्यधिक होती है। गैसों में संपीड्यता
अत्यधिक होती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, जैसे एलपीजी जो गैस होती है, उस एलपीजी गैस को सिलेंडर में दाब या ताप बढ़ाकर संपीड़ित करके आसानी से भर सकते हैं, जिसके कारण ये गैस किस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। उसके बाद में आता है अंतराअणुक बल। गैस जो होते हैं उनके कणों के मध्य अंतराअणुक बल का मान, गैस के कणों के मध्य अंतराअणुक बल का मान कम होता है। गैस के कणों के मध्य अंतराअणुक बल का मान कम होता है। और लास्ट में आता है विसरण। गैस के जो कण होते हैं, गैस के कण या कणों के मध्य विसरण की दर अत्यधिक होती है। गैस के कणों के मध्य विसरण की दर अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार हमने जाना पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। उनके गुणों के बारे में हमने जाना। तो इस प्रकार हम इन तीनों अवस्थाओं को गुणों के आधार पर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें 1-2 बातें और जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं गैस से संबंधित। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसका नाम है गैस अवस्था। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हम लिख सकते हैं जल वाष्प। ये गैसीय अवस्था के कुछ उदाहरण हैं। अब आता है इनके गुणधर्म या विशेषताएं। सबसे पहले आता है आकार। गैस जो होती है या जो गैस के कण होते हैं, उनका आकार अनिश्चित होता है। गैस के कणों का आकार अनिश्चित होता है, यानी हम इन्हें जिसे भी पात्र में डालें वो उसी के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। अब आती है आयतन। गैस के कणों का जो आयतन होता है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस के कणों का आयतन भी अनिश्चित होता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है घनत्व। गैस के जो कण होते हैं उनका घनत्व कम होता है। गैस के कणों का घनत्व कम होता है। अगला जो पॉइंट है वो आता है अंतराअणुक बल। अंतराअणुक बल। गैस के जो कण होते हैं उन कणों का जो अंतराअणुक बल का मान होता है वो कम होता है। गैस के कणों के अंतराअणुक बल का मान कम होता है। जैसे जो ये एक सामान्यतः गैसीय अवस्था के एक डायग्राम है। इसमें जो कण होते हैं इनके कण के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इनके जो अंतराअणुक बल का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगला आता है संपीड्यता। संपीड्यता, गैस के जो कण होते हैं उनमें संपीड्यता का गुण अत्यधिक पाया जाता है। और इसी गुण के कारण जो गैस होती है, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, उन गैसों को सिलेंडरों के अंदर उच्च दाब व उच्च ताप लगाकर सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है। और अगला इसका जो गुण आता है वो आता है विसरण। गैस के जो कण होते हैं उनमें विसरण की दर अत्यधिक होती है। विसरण की दर अत्यधिक होती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं।
जिसमें हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस, द्रव्य और गैस।